हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। माय नेम इज सिमरन और जो आज की ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स एसएससी जीडी के। उनका जो क्वांट पोर्शन है उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से कितनी अमाउंट में क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले तो देखो हम डिस्कस कर रहे हैं 18 फेब 2019 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था शिफ्ट 1 का। ठीक है, उसमें देखो सबसे पहले तो एसआई सीआई और प्रॉफिट लॉस से 5 क्वेश्चंस आए हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऐसा नहीं हो सकता कि कभी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और इससे काफी अच्छी खासी अमाउंट में क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, विच इज अ गुड अमाउंट। सेकेंड है हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में से भी हमें 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मेंसुरेशन से हमें 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम पाइप एंड सिस्टम से देखो एक क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड्स। ओके, अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, ट्रिग्नो से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। टाइम एंड वर्क एंड टाइम से हमारे पास 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, विच इज अ गुड अमाउंट। स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। डाटा इंटरप्रिटेशन से हमें 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, अगेन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड दिस एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे और काफी अच्छी अमाउंट में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो 5 + 4 करोगे 9, 9 क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चंस तो ये 2 टॉपिक से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हम। एवरेज एंड परसेंटेज, जो एवरेज एंड परसेंटेज टॉपिक है, अगेन दिस इज द बेस टॉपिक। ये एक बेस टॉपिक है। अब अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करोगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन में इनडायरेक्टली आपसे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन यही चीजें पूछते हैं। सो अगर आपको ये टॉपिक्स, ये जो एवरेज एंड परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक्स नहीं आती होंगी तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको भी नहीं कर पाओगे। सो ये टॉपिक्स तो बेस है आपका क्वांट का। ठीक है, ये टॉपिक्स तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। एलसीएम एचसीएफ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन तो दिस इज जस्ट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड मास। अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को लगा लोगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, सो दैट आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। देखो जो पेपर होता है उसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो सारे अच्छे तरीके से आते हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को लगा रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है आपका, अच्छा हो रहा है सब कुछ। लेकिन आप दूसरी चीज में क्या कर रहे हो, मात खा जा रहे हो। दैट मीन्स आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे, आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका टाइम ज्यादा लगेगा तो आप इजी क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि इजी है ना, और आपको आते हैं और आप जल्दी कर भी सकते हो। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप पहले वाले क्वेश्चंस में ही टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपना, तो आप उन क्वेश्चंस तक कैसे पहुंचोगे, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। सो पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप पेपर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा आपको स्पीड से करना है। ठीक है, स्पीड से तभी कर पाओगे अगर प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो स्पीड से नहीं कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको। अब देखो इसको अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, अगर इसको एनालाइज करें एज अ होल, तो देखो यहाँ पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एसआई सीआई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एसआई सीआई प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपके पास सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, आपको टेबल पूछ सकते हैं, बार ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे, पाई चार्ट से के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। मतलब बेसिकली आपको डाटा गिवन होगा, आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको डाटा गिवन होगा, आपको उसको इंटरप्रेट करना है, उससे आपको चीजें निकालनी है। फिर आपको आगे क्वेश्चन दिए होंगे, आपको वो डाटा इंटरप्रिटेशन करना होगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतना ही काम होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में भी मैंने जैसे कि पहले बताया, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि घुमा फिरा के इन्हीं टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, इनसे पूछ लेते हैं। एवरेज बताओ, फॉर एग्जांपल आपको टेबल गिवन होगा, उसमें आपको क्या गिवन होगा,
आपको 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होगी, फिर आपसे वो पूछ लेंगे बताओ जी एवरेज इनका क्या होगा, है ना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आपसे वो पूछ सकते हैं। फिर आप परसेंटेज भी बहुत यूज होती है डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। डाटा इंटरप्रिटेशन अगेन इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन पार्टनरशिप एक इंडिविजुअल टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, इससे एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे देखो इस पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगेन एलसीएम एचसीएफ इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज इजी, तो इसको भी नहीं छोड़ना। सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। बोर्ड मास जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आया, कभी नहीं भी आता, ठीक है। अब देखो क्या रह गया है, कौन से टॉपिक्स रह गए, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इनमें से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेकिन बन भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जैसे कि एसबीआई पीओ का पेपर है, तो एसबीआई पीओ में उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकते, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। लेकिन अगर आपके पास आपने बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो आप, ठीक है। सो ये एनालिसिस है। अब आपको टॉपिक्स पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो आप इजीली अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना सकते हो कि कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, कौन से टॉपिक्स बाद में करने हैं। सो आप इजीली खुद एनालाइज कर सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो, पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो, और फिर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हो कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। सो अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। ओके, द क्वेश्चन इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 4:3:2। ओके, आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की रेशियो गिवन है, दैट इज 4:3:2। ये चीज आपको गिवन है, ओके। इफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड also you are given that volume of cuboid that is equals to 1536 centimeter, ओके। आपको वॉल्यूम क्यूबॉइड का गिवन है, आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की रेशियो गिवन है। देन व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपसे पूछा है जो टोटल सरफेस एरिया होगा किसका, क्यूबॉइड का, वो कितना होगा, वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होगी। सबसे पहले तो आपको मेंसुरेशन जो है उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी उसके फॉर्मूले हैं, you should know all the formula. What is the total surface area of a cuboid, what is the curved surface area of a cuboid, cube, है ना, सिलेंडर, सब ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो you will not be able to solve the questions related to mensuration, ठीक है। तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जो mensuration टॉपिक है सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लॉजिक्स एंड एवरीथिंग, वो चीजें बाद में आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की रेशियो आपको गिवन है। जब भी आपको किन्हीं 2 चीजों की, 3 चीजों की या 4 चीजों की रेशियो गिवन होती है, जब भी आपको रेशियो गिवन होती है ना, जैसे कि 4:3:2, और आपको सपोज करना है लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, आपको पता करना है कि ये कितनी है, LBH कितना होगा, ये चीज आपको पता करनी है। तो आप कैसे पता कर सकते हो, आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे दैट 4:3:2 ये होगी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये चीज आपको क्या गिवन है, दिस इज द रेशियो। सो दैट मीन्स ये 4:3:2 ये किसी के साथ मल्टीपल्स में होंगे, तो वो एक वेरिएबल आप सिलेक्ट करोगे, आप कुछ भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो, X, Y, Z, T, P, Q, कुछ भी आपकी मर्जी, वो आप सपोज करोगे और उसके साथ, उस वेरिएबल के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे इन रेशियोज को। दैट मीन्स लेंथ आप मान सकते हो 4x, ब्रेड्थ आप मान सकते हो 3x, हाइट आप मान सकते हो 2x। देखो क्वांट में ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आती हैं, ऑलमोस्ट 50% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको एज्यूम करना होता है, जहां पर आपको कुछ सपोज करना होता है ना। तो यहाँ पर ये सपोजिशन है,
दिस इज अ सपोजिशन, ठीक है, दिस इज अ सपोजिशन। सपोज दैट लेंथ इज इक्वल टू 4x, 3x, 2x। अब आपको चाहिए का क्या, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको गिवन क्या है, यू आर गिवन विद द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो गिवन है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो गिवन है आपको। फॉर्मूला, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू 1536। वो आपको इतना गिवन है। सो लेंथ कितनी है यहाँ पर हमारे पास 4x, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 3x, हाइट कितनी है दैट इज 2x, दैट इज इक्वल टू 1536। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 2 24, 24x क्यूब दैट इज 1536। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 1536 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 64, ये 64 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो x क्यूब इज इक्वल टू 64, तो 64 आप किसको लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। तो x क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4 आ जाएगी, x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, नेक्स्ट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, यू शुड नो दैट व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है दैट यू शुड नो द फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए इफ यू वांट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, द फॉर्मूला इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, दैट्स इट। LB, BH और HL, ठीक है। तो उसके साथ उन तीनों को ऐड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज योर फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब क्या करेंगे यहाँ पर LB इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर डायरेक्टली भी x सब्सटीट्यूट कर सकते हो या फिर इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। अभी x की वैल्यू मत सब्सटीट्यूट करो, ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। L इंटू बी करोगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, b इंटू h करोगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 6x स्क्वायर, h इंटू एल करोगे तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा 18 एंड दिस इज 26x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 52x स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ जाएगा 52x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 4 स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 52 इंटू 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 टू 32, 2 3 कैरी 80, 832 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। सो व्हाट इज 832, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। सो दिस इज 832 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, ओके। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक क्यूबॉइड की आपको गिवन है। अब देखो यहाँ पर रेशियो नहीं गिवन, डायरेक्टली लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे दी गई है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 16 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है आपको गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। इफ क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म आइडेंटिकल क्यूब्स, एक क्यूबॉइड था, ठीक है, एक क्यूबॉइड था कुछ ऐसा, इसको क्या किया मेल्ट किया और मैंने क्या किया यहाँ से क्यूब्स बनाए छोटे छोटे, यहाँ से हमने क्या किए क्यूब्स बनाए यहाँ से, ठीक है। उन्होंने पूछा कि इसको मेल्ट करके आप कितने छोटे छोटे क्यूब्स बना सकते हो, ऐसे क्यूब्स बनाए। उन्होंने नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे हैं एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी L इंटू बी इंटू एच विच इज 20 इंटू 16 इंटू 12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 16 टू 32 और ये आ जाएगा 0 एंड 3840, ठीक है, 3840 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब आपको जो क्यूब्स
जिस क्यूब्स में उस क्यूबॉइड को हमने मेल्ट किया है उस क्यूब की साइड गिवन है, अगर उस क्यूब की साइड गिवन है तो आप उस क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए क्यूब दैट इज 4 क्यूब दैट इज 64। ठीक है, इतना ही होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, मैंने एक बड़ा क्यूबॉइड था उसको मेल्ट करके क्या बनाया, बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए। मुझे चाहिए नंबर ऑफ क्यूब्स, तो कैसे निकाल सकते हो आप, इस बड़े वाले जो ये पूरा इसका जो वॉल्यूम होगा इसको आप डिवाइड करोगे इस छोटे क्यूब के वॉल्यूम से, तभी तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे। सो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है विच इज 3840 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, 64 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। सो सबसे पहले तो ओके, तो यहाँ आ जाएगा 60, तो आपका आंसर आएगा 60। सो 60 विल बी योर आंसर, दैट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू 60। ऐसे आप 60 क्यूब्स जो है वो बना सकते हो मेल्ट करके उस बड़े क्यूबॉइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, सिर्फ क्या पूछा है, HCF। देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जगह पर यहाँ पर वो GCD भी लिख सकते हैं, GCD भी लिख सकते हैं, विच इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यू शुड नो, दोनों नेम्स आपको पता होने चाहिए, यू शुड नो बोथ द नेम्स। अब देखो 5, 10 और 20, वेरी इजी, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखो इसके कॉमन फैक्टर्स, 5 के कितने कॉमन फैक्टर्स है, 1 एंड 5, 10 के कितने हैं, 1 2 5 10, 20 के कितने हैं, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, तो कॉमन कौन सा हुआ हमारे पास, और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, वो 1 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, सबसे बड़ा कौन सा है 5, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, okay, next question is working 2 hours in a day, P can complete a work in 10 days. Working 5 hours in a day, Q can complete the same work in 6 days. Working 3 hours in a day, in how many days both P and Q together can complete the same work? This is the question. Okay, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो P है वो 10 दिनों में सारा काम खत्म कर देता है अगर वो एक दिन में 2 घंटे काम करे, 2 hours per day। ठीक है, ओके, Q जो है वो 6 days में सारा काम खत्म कर दे रहा है अगर वो 5 hours per day काम करे। ठीक है, अब सपोज करो जो टोटल काम है, जो टोटल काम खत्म करना है, सपोज दैट इज 1, वो है 1, सबसे इजीएस्ट मान लो 1। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहती हूं कि P एक दिन में अगर 1 घंटा काम करे तो वो कितना काम करेगा, टोटल काम है 1 और वो 10 दिनों में 2 घंटे पर डे काम करके सारा काम, दैट इज ये टोटल जो 1 यूनिट वर्क है ये सारा खत्म कर दे रहा है। तो एक दिन में 1 घंटा काम करके कितना काम खत्म करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 दैट इज 1/20। मतलब वो एक दिन अगर 1 घंटा काम करेगा तो 1/20 अमाउंट ऑफ वर्क वो खत्म कर लेगा। Q का भी सेम निकालेंगे, 1 डे अगर 1 आवर काम करे तो कितना काम करेगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 दैट इज 1/30। ठीक है, अब P प्लस Q मतलब दोनों इकट्ठे अगर एक दिन में 1 घंटा काम कर रहे हैं तो कितना काम खत्म करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट्स इट, दैट इज 1/20 प्लस 1/30 which is equals to 3 plus 2/60 that is 5/60 that is 1/12। ये आया हमारे पास। अब देखो चाहिए क्या, चाहिए क्या, वर्किंग 3 hours in a day, in how many days P and Q together can complete the same work। अगर मैं ये चीज पता कर लूं, अगर मैं ये चीज पता कर लूं कि एक दिन में P and Q दोनों मिला के एक दिन में अगर 3 घंटे काम कर रहे हैं पर डे, तो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, यहां से 1/12 को यहां पर क्या है 1 डे 1 आवर, यहां पर मैंने क्या कर दिया 1 डे 3 आवर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1/4। 1/4 एक दिन में वो पूरे काम का 1/4 पार्ट कर रहा है,
तो पूरा काम कितने टाइम में खत्म करेगा? ऑब्वियसली 4 दिनों में। 4 दिनों में 4 दिन ही लगेंगे ना उसको काम करने में, तभी तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा काम दैट इज 1 आ जाएगा, पूरा 1 काम खत्म कर लेगा, मतलब कंप्लीट कर लेगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4 डेज। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे सॉल्व करने का। ठीक है, ओके सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, राजू ट्रेवल्स एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीचेज हिज ऑफिस 24 मिनट्स लेट देन हिज यूजुअल टाइम। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि अगर राजू जो है वो अपनी यूजुअल स्पीड से, यूजुअल स्पीड सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट यूजुअल स्पीड कितनी होगी, सपोज मान लो x। ठीक है, यूजुअल टाइम भी सपोज कर लेंगे, यूजुअल टाइम इक्वल्स टू t सपोज। ठीक है, नाउ अगर राजू ट्रेवल कर रहा है 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड दैट इज 3/4 इंटू एक्स, तो स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड है उसकी 3/4 टाइम्स एक्स। अब देखो यहां पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, और यू कैन से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब यहां से हमारे पास क्या पता लग रहा है हमें, दैट जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो जो टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, टाइम कम लगेगा। ऑब्वियसली आप एक स्कूटर पे ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे किसी अपनी डेस्टिनेशन पे, जहां पर भी आपको जाना है, दैट मीन्स आपको टाइम कम लगेगा, है ना। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो टी इनवर्सली दैट इज टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अब देखो स्पीड का मैंने क्या किया, स्पीड को मैंने क्या किया 3/4 टाइम्स एक्स, स्पीड को क्या किया 3/4 टाइम्स एक्स, स्पीड इज 3/4 टाइम्स एक्स। तो जो टाइम होगा, टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम जो होगा दैट विल बी, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3t, टाइम आ जाएगा 4/3t। अब मुझे उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया है दैट ही रीचेज हिज ऑफिस 24 मिनट्स लेट देन हिज यूजुअल स्पीड, मतलब उसकी यूजुअल स्पीड, उसके यूजुअल टाइम कितना है t, मतलब अगर आप 4/3t माइनस t करोगे तो दैट इज 24। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, it will be t/3 equals to 24, so this implies t कितना आ जाएगा 24 into 3 which is equals to 4 is 12, 72। तो हमारे पास b that is 72 minutes जो आएगा that will be your answer। सो टी कितना आ जाएगा 72 मिनट्स। देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, डायरेक्टली नहीं यूज किया, इनडायरेक्टली यूज किया, मैंने एक रिलेशन यूज किया कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। सपोज करो अगर मेरे पास स्पीड उन्होंने कहा होता स्पीड इज 1/5 टाइम्स हो गई, है ना, यूजुअल स्पीड के 1/5 टाइम्स होगी, अगर ऐसा होता तो मैं टाइम को क्या कर देती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पर जो भी चीज होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो टी डैश जो नया टाइम बनेगा वो कितना आ जाता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर 4/3t लिखा है, अगर 1/5x होता तो कितना आ जाता, 5x आ जाता। अगर 2/5 होता तो कितना आ जाता, 5/2 आ जाता, है ना, 5/2 इंटू टी आ जाता, 5/2 इंटू टी आ जाता, अगर इतना होता, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली बेसिकली आपने यहाँ पर ये रिलेशन यूज किया दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो डायरेक्टली आपने फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने एक रिलेशनशिप यूज किया प्रोपोर्शनलिटी का, है ना। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने आंसर निकाला, तो 72 मिनट्स हमारे पास आंसर आया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर्स हैं उनको भी एनालाइज कर लेते हैं। ओके जो 18 फेब 2019 को हुआ था एसएससी जीडी का पेपर शिफ्ट 2 का, इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। अब देखो एसआई सीआई और प्रॉफिट लॉस से अगेन हमारे पास 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, है ना, बोट एंड स्ट्रीम पाइप एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं बना, एलजेब्रा से नहीं बना, ट्रिग्नो से नहीं बना,
टाइम एंड वर्क से अगेन 2 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस से अगेन 2 क्वेश्चन। मतलब ये देखो, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी और ये भी, ये रिपीट हो रहे हैं पैटर्न। जो पिछला हमने शिफ्ट 1 डिस्कस किया उसमें भी इसी तरीके का पैटर्न था, ठीक है। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, डाटा इंटरप्रिटेशन से अगेन 4 क्वेश्चन है, एवरेज एंड परसेंटेज से 4 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 है, सिंप्लीफिकेशन से अगेन 2, प्रोबेबिलिटी से नहीं, एलसीएम एचसीएफ से नहीं। एलसीएम एचसीएफ से पिछली बारी में जो शिफ्ट 1 था उसमें 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां से मुझे सिंपल जो एनालिसिस है पेपर की वो हो रही है कि जो ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक, ये 2 टॉपिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक और ये सिंप्लीफिकेशन, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो छोड़ ही नहीं सकते ना। इनको छोड़ दिया तो फिर रह क्या गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। ओके, सो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इन टॉपिक्स को। ये जो टॉपिक्स हैं जिनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बन रहे हैं और आते हैं क्वेश्चंस। अगर आपके पास मतलब आपका सिलेबस ज्यादा रह रहा है ना, और पेपर डेफिनेटली पेपर आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, कर सकते हो, आप इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी काफी कंप्लीट कर लिया है पोर्शन, तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी नजर मार लेना, ठीक है। इन टॉपिक्स पे भी नजर जो है थोड़ी बहुत आप मार लेना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है शिफ्ट थर्ड में भी देखो, यहाँ से पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें। एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस से 5 क्वेश्चन आए हैं, मेंसुरेशन से 3, बोर्ड स्ट्रीम एंड पाइप सिस्टम से कितने आए, 2। अब देखो यहाँ पर टाइम वर्क और स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो जो टाइम वर्क और स्पीड डिस्टेंस है ना, इसमें जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ना, 2 भी बन सकते हैं, जैसे कि पिछली 2 शिफ्ट्स में 2 आए थे, तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एवरेज एंड परसेंटेज में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ में 1 क्वेश्चन बन सकता है और नहीं भी बन सकता। सिंप्लीफिकेशन में भी आपके 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में भी 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है आपका। मेंसुरेशन में आपके 3 से 4 आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हमारे पास पैटर्न है क्वेश्चंस का कि इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, और डेफिनेटली आए भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ दीज पेपर्स। तो ये एनालिसिस थी, ठीक है, इन पेपर्स की। सो यहाँ से डेफिनेटली थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है कि इन टॉपिक्स को मुझे जो है इंपॉर्टेंस देनी है और किन टॉपिक्स को मुझे इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देनी, ठीक है। ओके, नाउ हम देखते हैं कि हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि हम जो हमारी आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। हमें किस तरीके से अपनी इनपुट को रखना है सो दैट हमारी आउटपुट मैक्सिमाइज आए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप ना एक खुद को एनालाइज करो, ठीक है। सबसे पहले खुद को एनालाइज करो। आपने अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है, आपने जैसे कि हमने अभी पीछे जो पेपर्स एनालाइज किए हैं, अगर उसमें से आपने काफी कॉन्सेप्ट्स आपके, काफी टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, तो आप उन क्वेश्चंस जो हैं उन टॉपिक्स के आप क्या करें, आप प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो सॉल्व करें, प्रीवियस के पेपर सॉल्व करें एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करें। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी कितनी प्रिपरेशन है ना। आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कहां पर लाई कर रहे हो, है ना। तो फिर आप क्या करो, लिस्ट बनाओ उन टॉपिक्स की, वो टॉपिक्स जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं और वो टॉपिक्स जो कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है लेकिन आप उनको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। वो जो टॉपिक्स होंगे जो कि आपके एवरेजली प्रिपेयर्ड हैं, जो कि आपके एवरेजली प्रिपेयर्ड हैं, आप उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से देखें। जो एवरेजली प्रिपेयर्ड है, आपने प्रिपरेशन की है लेकिन कुछ लैग है, कुछ कमी है, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप दोबारा से देखो, उनको दोबारा से समझो उन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से समझो, फिर से प्रैक्टिस जो है पेपर्स जो है वो लगाओ, फिर से मॉक टेस्ट जो है वो लगाओ, सो दैट आपको पता लगे कि अभी आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और डेफिनेटली आपके पास एक लिस्ट ऐसी भी होगी जिन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है, जिन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल नहीं किया, है ना, जिन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल किया ही नहीं है। सो उनमें से, उन टॉपिक्स में से आप सिलेक्ट करो जो इजी है, वो टॉपिक्स जो कि इजी है, आप कर सकते हो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे वो आपके, वो टॉपिक्स आप कर लो, ठीक है। और जो कि बिल्कुल आपने
कि ये ही नहीं है और थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, तो उन टॉपिक्स को आई वुड प्रेफर कि आप छोड़ सकते हो, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उन टॉपिक्स को भी करो, आपके पास काफी टाइम है, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी एंड डेफिनेटली हमेशा मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एक फॉर्मूला शीट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, स्पेशली मैथ्स के लिए। और किसी के लिए तो डेफिनेटली कोई फॉर्मूला शीट नहीं होगी, बट मैथ्स के लिए तो डेफिनेटली आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, और आपके पास एक क्विक रिव्यू नोट्स होने चाहिए कि आप दोबारा से बुक्स को दोबारा से मत खोलो और एक एक फॉर्मूला ढूंढो उनमें से, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए वो फॉर्मूला शीट्स, ठीक है, सो दैट आपका जो टाइम है वो कंज्यूम हो पेपर में, ठीक है, पेपर के एक दिन पहले, है ना। ओके, लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टे मोटिवेटेड। अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा है, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। अगर इस बार ही नहीं होगा तो यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर नेक्स्ट ईयर, आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। हमेशा ये बिलीव कीजिए दैट यू कैन डेफिनेटली स्कोर वेल एंड आप अच्छा कर सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। Okay, so this was all about this video. I hope you like the video. If you like it, please like, share and comment and subscribe our YouTube channel. मिलते हैं next video में. So thank you.